हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, शब्द भेद के अंतर्गत हम 4 शब्दों का अध्ययन मुख्य रूप से करते हैं। 4 शब्द रूपों का: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे क्रिया। क्रिया यानी वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। क्रिया की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है: किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान होता है, पता चलता है कि यह कार्य हुआ है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। यानी कि किसी कर्ता के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, आना, जाना, दौड़ना, खेलना, कूदना सब कुछ एक क्रिया है। इसे हम कुछ वाक्यों के द्वारा समझते हैं। जैसे राम पढ़ता है। इस वाक्य में राम करता है और उसके द्वारा कौन सी क्रिया संपादित हो रही है? पढ़ना क्रिया संपादित हो रही है। तो राम पढ़ता है एक क्रिया है। क्रिया को समझने के लिए पहले कुछ और उदाहरणों को देख लिया जाए। जैसे मन पत्र लिखती है। इसमें लिखना क्रिया है और मन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए मन करता है और मन के द्वारा पत्र लिखना एक क्रिया संपादित हो रही है, इसलिए लिखना एक क्रिया है। इसी प्रकार बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं यानी बच्चों के द्वारा खेलने का कार्य संपादित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर खेलना क्रिया है। क्रिया को पूर्ण रूप में समझने से पहले एक बात को समझना आवश्यक है कि क्रिया एक शब्द रूप तो है ही, जैसा कि हमने कहा कि शब्द के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का अध्ययन किया और इसी श्रेणी में चौथा शब्द रूप है क्रिया। पर क्रिया एक शब्द होने के साथ साथ, एक शब्द रूप होने के साथ साथ क्रिया एक विकारी शब्द है। इसको भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। विकारी और अविकारी शब्द के ये दो रूप हम जानते हैं। विकारी शब्द का अर्थ होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो, अर्थात क्रिया एक ऐसा विकारी शब्द है जिसमें उसके लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार विकार उत्पन्न होता है, अर्थात उसका रूप बदलता रहता है। हमने उदाहरणों में ही देखा। यहाँ पर राम करता है। राम के साथ पढ़ना क्रिया जुड़ा हुआ है। राम पढ़ता है अर्थात राम पुल्लिंग है, एक वचन है। राम करता पुल्लिंग है, एक वचन है और एक वचन पुल्लिंग कर्ता के कारण यहाँ पढ़ने की क्रिया का जो रूप प्रयोग हुआ है वह है पढ़ता है। इसी स्थान पर अगर लिखा होता सीता, यानी जो कर्ता होता वह अगर सीता होती तो क्या हो जाता? सीता पढ़ती है। यानी उसके लिंग और वचन के अनुसार एक वचन की स्त्रीलिंग कर्ता होती तो यहाँ पर क्रिया पढ़ती प्रयोग किया जाता। लेकिन यहाँ पर राम करता है, इसलिए उसके वचन और लिंग के अनुसार हमने पढ़ता क्रिया का प्रयोग किया है। राम पढ़ता है। इसी प्रकार हम देखते हैं मनु पत्र लिखती है। मनु पत्र लिखती है, आप देख रहे हैं मनु स्त्रीलिंग है, एक वचन है। राम पुल्लिंग एक वचन था तो पढ़ता का प्रयोग किया गया था। इसी भांति यहाँ पर मनु स्त्रीलिंग एक वचन है तो इसके साथ लिख धातु और लिखना क्रिया है तो लिखती है। लिखती है शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात लिखना क्रिया है और लिखती है लिखा गया है। इसी प्रकार बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं, बच्चा खेलता है और बच्चे खेलते हैं। अगर बच्चा एक वचन होता, कोई बालक, तो उसके लिए लिखा जाता बच्चा खेलता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे लिखा है यानी कि कर्ता बहुवचन में है
है कि जो क्रियाएं हैं इनका मूल रूप क्या है, अर्थात इनका उद्भव कहाँ से हुआ है। मूल रूप यानी कि इनका जन्म कहाँ से हुआ है। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि हिंदी भाषा का व्याकरण संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में क्रियाएं धातुओं से बनती हैं, जैसे लिख, पढ़ इत्यादि। इसी प्रकार हिंदी में भी धातुओं से ही क्रियाएं बनती हैं, जैसे लिख धातु है और लिखना क्रिया है। धातुओं में जब हम ना प्रत्यय का प्रयोग लगा देते हैं तो बड़ी ही सरलता के साथ हमें क्रिया प्राप्त हो जाती है। जैसे लिख में ना लगाया तो लिखना क्रिया होगी। लिख धातु है, लिखना क्रिया है। इसी प्रकार हम देखेंगे लिख, हंस, बोल, पढ़, जा, खा इत्यादि। ये सब मूल रूप से हिंदी की धातुएं हैं और इन्हीं धातुओं में ना का प्रयोग करके हम क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना, बोल से बोलना, पढ़ से पढ़ना, जा से जाना, खा से खाना इत्यादि। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रियाओं को समझने के लिए कुछ और बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। जैसे क्रिया हमें समय का ज्ञान करवाती है। क्रिया से हमें कार्य किस समय में हुआ है यह भी ज्ञात होता है। अगर हम लिखते हैं कि राम पढ़ता है तो इसका तात्पर्य है कि यह वर्तमान काल की क्रिया है, यानी कि वर्तमान समय में यह क्रिया समाप्त हुई है, राम पढ़ता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह लिखते कि राम पढ़ता था, राम पढ़ता था, तब यह क्या हो जाता? भूतकाल। इसी प्रकार मन पत्र लिखती है। इससे पता चल रहा है कि जो क्रिया है वह वर्तमान काल में हुई है। लेकिन अगर हम इसकी जगह लिख दें कि मन पत्र लिखेगी, जिसका अर्थ होगा कि मन के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो लिखेगी शब्द का जब हम प्रयोग कर देंगे तब इससे क्या पता चलेगा? मन पत्र लिखेगी, अर्थात यह क्रिया अभी भविष्य काल में होने वाली है। तो हमने यहाँ पर यह जाना कि क्रियाओं से सिर्फ कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता, बल्कि क्रियाएं किस समय में हुई है यह भी पता चलता है। जैसे हमने है लगाया तो पता चला कि क्रिया वर्तमान काल की है, था लगाया तो हमें पता चला कि क्रिया भूतकाल की है, और गा भी ये लगा देंगे तो हमें पता चलेगा कि क्रिया भविष्य काल की है। इसी प्रकार नीचे यहाँ बच्चे खेलते हैं, अभी भी यहाँ पर है लगा हुआ है, तो यह वर्तमान काल में हुई क्रिया को बताता है। वर्तमान काल। तो इस तरह हमें पता चलता है कि क्रियाओं के द्वारा न केवल कार्य का करना या होना पाया जाता है, बल्कि इसके साथ ही साथ क्रियाएं किस काल में हुई हैं इसका भी पता चलता है। हम आपको बता चुके हैं कि क्रिया का उद्भव यानी क्रिया का निर्माण धातुओं के द्वारा होता है। धातुओं में ना प्रत्यय का प्रयोग करके हम बड़ी सरलता से क्रिया का निर्माण कर लेते हैं। जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना, बोल से बोलना, पढ़ से पढ़ना, जा से जाना, खा से खाना इत्यादि। इस प्रकार हंसना, खेलना, रोना, गाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, उछलना, कूदना, देखना, खाना पीना, ये सब क्रियाएं हैं। अब क्रियाओं को समझने के बाद ये जान लेना आवश्यक है कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। इसकी चर्चा विस्तृत रूप से तो हम अगले भाग में करेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि मुख्य रूप से क्रियाओं के कितने भेद होते हैं, यानी कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती
प्रकार की होती हैं, इसको सामान्य रूप से हम इस प्रकार समझ सकते हैं। क्रिया के मुख्य भेद। मुख्य भेद, क्रियाओं के मुख्य भेदों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रिया उन क्रियाओं को कहते हैं जिनके साथ कर्म संयुक्त होता है, जबकि अकर्मक क्रिया उन क्रियाओं को कहते हैं जिनके साथ कर्म संयुक्त नहीं होता, अर्थात इनमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। इन दोनों की विस्तृत रूप से चर्चा हम इस क्रिया के अगले भाग में करेंगे। अभी हम क्रिया के एक और भेद को समझते हैं। क्रिया का दूसरा भेद है, क्रिया का दूसरा भेद संरचना के आधार पर है। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं। पहली सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और छठा कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, इस प्रकार क्रिया के मुख्य भेद 2 रूपों में देखे जा सकते हैं। पहला कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसके साथ कर्म संयुक्त होता है और अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसके साथ कर्म संयुक्त नहीं होता है। इसी प्रकार संरचना के आधार पर, क्रियाओं की रचना के आधार पर हमने 6 भेद देखा। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। इन सभी क्रियाओं की विस्तृत रूप से चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें। आशा है आपको क्रिया अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। अगर क्रिया समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्रियाओं के भेद को जानने के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें।